नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। इर्तिका के स्टूडियो में आज हमने जिस मेहमान को यहाँ मदऊ किया है वो एक मारूफ और जानी पहचानी शख्सियत है। आप माहिर तालीम हैं, आपका ताल्लुक़ ज़िला खानेवाल से है और खानेवाल में एक नवाही बस्ती है अब्दुल हकीम। ज़रख़ेज़ ज़हनों के मालिक लोग वहाँ रहते हैं, तालीमी शरह वहाँ की बहुत अच्छी है और अब्दुल हकीम से लोग हिजरत करके पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया ये माहिर तालीम हैं, हम बच्चों और वालिदैन के लिए कुछ सवालात अपने ज़हन में रखते हैं। वो सवालात आज खोल के इनके सामने रखेंगे कि बच्चों को क्या मसाइल दरपेश होते हैं जब वो स्कूल में आते हैं और वालिदैन की क्या उमंगें, आरज़ुएँ, तमन्नाएँ और मुस्तक़बिल के ख्वाब बच्चों से वाबस्ता है। इस पूरे उन्वान पर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो मैं तारुफ़ करवाता हूँ आपको, ये हैं हसनैन रियास, हमारे दोस्त, हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। हसनैन साहब, कैसा महसूस हो रहा है कैमरे के सामने और फिर मज़हर सिद्दीकी आपके सामने बैठा हुआ है? मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि उस्ताद मोहतरम जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, आइडियलाइज़ करता हूँ, वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा काबिल फ़ख्र कोई और चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती। अच्छा सर, आपसे पूछना ये है कि आप माहिर तालीम हैं और कम सिनी में आपने तालीम के शोबे का इंतखाब किया और मैंने कम देखा है ऐसे लोगों को जो ख्वाब लेकर प्लान करके बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ तालीम के मैदान में आते हैं। वरना हमारे यहाँ तो जिसको कुछ नहीं आता वो उस्ताद बन जाता है। तो आप बाई चॉइस टीचर बने और फिर कम सिनी में आपने मजदूरी भी की, मेहनत भी की। अब मेरे इल्म में है कि आपने एक होटल में वेटरी भी की और कई जगहों पर आपने दिहाड़ी लगाई, मजदूरी की बाकायदा, मिस्त्रियों के साथ खड़े हुए और आज आप किसी मकाम पर हैं कि अब्दुल हकीम में वहाँ को 12-13 बड़े स्कूल हैं, उनमें एक स्कूल जो टॉप 3 में आता है वो आपका है और आपकी तालीमी जो कामयाबी है, कारकर्दगी है, वो भी बाकी स्कूलों से बहुत अच्छी है। तो आप ये बताएंगे कि आप तालीम के मैदान में तालीम के फ़रोग़ के लिए क्यों इधर आए? सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ कि मैं एक कामयाब उस्ताद कैसे बना। कि आज अगर लोग मुझे कामयाब मानते हैं तो इसके पीछे जो है वो वजह क्या है। हर हीरे को तराशने के पीछे जब हम हीरे को देखते हैं, किसी भी बनी हुई चीज़ को देखते हैं, तो हमें उसका बानी ज़हन में आता है। तो जिन्होंने बुनियाद रखी होती है, जो आपको उस जानिब ले के आते हैं। तो मुझे बनाने में सबसे जो बड़ा किरदार है वो मेरे असातिज़ा कराम का है। माशाअल्लाह। अभी भी अगर आप देखें तो मुल्तान में मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे कोई वजूद नहीं था। मुल्तान में इंट्रोड्यूस मुझे कौन करवा रहा है, वो आप करवा रहे हैं। कल को अगर मुल्तान में मेरा बड़ा नाम बनेगा तो सबसे बड़ा किरदार उसमें किसका होगा? मज़हर सिद्दीकी का होगा। एक शेर है, शेख मरहूम का कौल अब भी मुझे याद आता है, दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। वाह वाह। एक्चुअल चीज़ जो थी वो मैं इसी मोटिव के साथ एजुकेशन सेक्टर को मैंने ज्वाइन किया था कि हर एजुकेशन सेक्टर में फ्लॉज होते हैं और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा फ्लॉज हैं। हाँ, वो सोसाइटी की वजह से कह लें, वो एक माइंडसेट की वजह से कह लें, तो उनको चेंज करने के लिए, तब्दीली लाने के लिए, तग़य्युर लाने के लिए मैंने जो है तालीम के मैदान में कदम रखा था। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं सर। जी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जब तालीम के मैदान में आए तो आपके ज़हन में ऐसी क्या बात थी कि मैं मुनफरिद करूँगा, अलग से करूँगा, ज़रा हट के करूँगा, वो क्या बात थी? सर, जब हम पढ़ते होते हैं ना, मैट्रिक हमने की या मिडिल वगैरह क्लासेस, गवर्नमेंट स्कूल में बुनियादी तौर पर पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे असातिज़ा कराम जितने भी होते थे उनके पास पढ़ाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती थी। उन्होंने आना है, डंडा उठाना है, डंडे के ज़रिए उन्होंने आउटपुट निकालनी है। हालांकि वो बड़े शानदार असातिज़ा थे। अब जो जिस चीज़ की कमी थी वो हमें 9th-10th में जाके जब महसूस हुई। क्लास 9 में हमारे एक उस्ताद मोहतरम आए, मुशर इकबाल साहब। उन्होंने जब हमारे सेक्शन को पढ़ाया तो हमें क्लास 9 में जाके पहली दफ़ा पता चला कि उस्ताद क्या होता है, उस्ताद पढ़ाता कैसे है। वहाँ पे सबसे जो मुझे चीज़ जो उनकी पसंद आई वो उनकी मोटिवेशन थी कि उन्होंने वहाँ पे हमें बताया कि आप में ये काबिलियत है, आप ये काम कर सकते हो, इस सतह पे जा सकते हो। बुनियादी तौर पे जो चीज़ मैं वाज़िया करना चाहता हूँ, वो सबसे अहम जो किरदार था उनका, वो ख्वाब दिखाने में था। बड़ी बात। और और हमें ये बताने में कि यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। सर वो उससे पहले हमें किसी ने ये नहीं कहा
कहते हैं क्या ना, कर बड़ी सकते सोच, बड़ा ख्वाब, बड़ी मंजिलें। बड़ी मंजिल। जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आप बात को जारी रखिए कि आप क्यों इस मैदान में आए। अब देखें, जब असाज़ा कराम ने मुर्शद साहब आए, उनसे देख के हमने मोटिवेशन ली और फिर एक ज़हन बना लिया कि हम इसी फील्ड में रहेंगे। वो बच्चे जिनको एक बेहतरीन उस्ताद नहीं मिल सकता और वो जिनमें एबिलिटीज़ होती हैं, डोरमेंट एबिलिटीज़, वो फीचर्स, वो करैक्टरिस्टिक, उनको निखारने के लिए कोई उन्हें शख्स नहीं मिल सकता, उस शख्स का किरदार मैंने अदा किया। वाह वाह, आज मेरे इदारे में जितने भी असाज़ा कराम हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी बात। वो राइटर्स हैं। अब हर बंदे को मैंने वहाँ पे मोटिवेशन दी हुई है, हर बंदे को मैंने ये ख्वाब दिखाता हूँ। जब भी मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, अपनी कंडक्ट करता हूँ, तो वहाँ पे तमाम टीचर्स को ये मैं बात करता हूँ कि आप लोग अपने इदारे बनाएं और वहाँ पे जाके ये जो शम्मा जिसको मैंने जलाया, जिसकी बुनियाद मैंने रखी है, आप जाएं, आप जाके अपने इदारे बनाएं और अपने इदारे बना के इस शम्मा को पूरे जहां के अंदर जो है वो आप रोशन करें। हसनैन साहब, दो अफराद एक जैसे नहीं होते, उनकी तबीयतें, उनकी पसंद नापसंद, उनके मिजाज अलग अलग होते हैं। और 40 बच्चों की, 30 बच्चों की क्लास है, हर बच्चा दूसरे से मुनफरिद है। तो कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, बचपन से ज़हीन हैं, काम वक्त पर करते हैं, असातिज़ा को तंग नहीं करते, वालिदैन को भी जलील नहीं करते, वालिदैन को भी ज़्यादा तंग नहीं करते, उनके साथ ज़िद नहीं करते, शरारतें नहीं करते, वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हर क्लासरूम में, हर घर में बच्चों में एक बच्चा, दो बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, वो मनमुजी होते हैं, जो मन में आए वो करते हैं। ऐसे बच्चों को किताब की तरफ, पढ़ाई की तरफ, स्टडी की तरफ कैसे लाया जाए? सर, अल्लाह की ज़ात ने हर शख्स को ख़ास पैदा किया और उसमें एक चंद एक खसूसियात ऐसी रखी होती हैं जो सिर्फ उसी में पाई जाती हैं, वो किसी और शख्स में नहीं पाई जाती। बहुत बड़ी बात। तो ऐसे बच्चों को तालीम की तरफ राग़ब करने में सबसे बड़ा जो किरदार होता है, वो एक तो माहौल का होता है कि आपने साजगार माहौल पैदा करना है, क्योंकि माहौल जो होता है वो बच्चे को मोटिवेट करता है किताब की तरफ आने में। और दूसरा जो किरदार होता है वो फैसिलिटेटर का होता है। वो फैसिलिटेटर वालिदैन भी हो सकते हैं और वो फैसिलिटेटर जो है उस्ताद भी हो सकता है। अच्छा माहौल और फैसिलिटेटर अगर बच्चे को मिल जाए तो बच्चा खुद ब खुद तालीम की तरफ राग़ब हो जाता है। अब इसको मज़ीद इसमें मैं कुछ इजाफा कर देता हूँ कि अच्छा माहौल, अच्छा फैसिलिटेटर मिलने के बाद भी अच्छा इदारा हम बच्चे को ज्वाइन करवा देते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई में नहीं चल पाता। तो एजुकेशन के अंदर चंद एक डिसएबिलिटीज़ पाई जाती हैं, लर्निंग डिसएबिलिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो आपके बच्चे के अंदर कोई ना कोई हो सकती है। अगर उसे पढ़ाई में मुश्किल आ रही है, उसे लिखने के अंदर मुश्किल आ रही है, उसे पेंसिल को ग्रिप करने के अंदर जो है वो मुश्किल याद आ करने रही में है, सबसे बड़ा मसला याद करने में अगर उसे जो मसला आ रहा है, तो ये 4 किस्म की लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती हैं जो एजुकेशन में मैंने दरियाफ्त की हैं, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। तो वो आपको मैं जो है एक एक करके बयान कर देता हूँ। जी बताएं। तो सबसे पहले आप देखें, इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है कि बच्चे को रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि वर्ड है बी, जी ठीक है। अब उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो बाउल, ठीक है, वो राइट साइड पे है। अब अगर आप डी देखें तो उसका क्या है, लेफ्ट साइड पे। जिन बच्चों को इश्यूज होते हैं रीडिंग के, तो उन्हें ये बी और डी और इस तरह के एक जैसे अल्फाज में फ़र्क उन्हें वाज़िया नहीं होता, रीडिंग प्रॉब्लम्स है। अब आप बच्चे को 1000 दफ़ा भी पढ़ा लें, जब तक उसका वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा या उसके वो दिमाग के ऊपर वो जो अल्फाज हैं, वो हरूफ जो हैं, हरूफ तहज्जी जो हैं, जब तक उसके जहन पे नक्श नहीं होंगे, आप कभी भी उसे पढ़ा नहीं सकेंगे। तो दूसरा क्या है सर? अच्छा, अब जो दूसरा है वो आपका मैथ का प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स। बच्चे को मैथ समझ ही नहीं आती, उसे पता ही नहीं चलता 2 + 2 4 कैसे बन जाता है। देखिए ना, मैं आपको कहता हूँ एप्पल, सेब है, तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? सेब आ गया, वो रेड कलर का है। अब एक बच्चा है, उसे मैं कह रहा हूँ सेब, उसके जहन में वो सेब का नक्शा ही नहीं आ रहा और सेब आ ही नहीं रहा उसके जहन में, सबकॉन्शियस में नहीं बन रहा। तो अब वो उसमें बच्चे का तो कसूर नहीं है ना, अब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इसमें देखें, अब वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। असल चीज़ ये है कि हम अगर बच्चे को बार बार रिपीट भी करवा रहे हैं
तो इमेजिनेशन तो उसके क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे उस बच्चे को? तो उसका ये हल होता है कि उस बच्चे को स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड किए जाएं। और तीसरी क्या चीज़ है सर? और तीसरी जो होती है आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, डिस्ग्राफिया उसे कहते हैं, राइटिंग प्रॉब्लम। कई बच्चों की राइटिंग इंतहाई गंदी होती है, वो बिल्कुल वो समझ ही नहीं आती, वो कहते हैं लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो असल बात ये है कि उनको वो मोटर स्किल्स का इशू होता है, वो पेंसिल को ग्रिप नहीं कर पाते सही तरीके के साथ, क्योंकि उनके या तो हाथ कांपते हैं या फिर जो है वो उनका दिमाग कह लें, उनका उस हाथ ग्रिप करने में नहीं दे रहा, तो वो सही तरीके के साथ लिख नहीं सकते। उनको अच्छा, अब इसका हल क्या है, इस चीज़ को हम किस तरह से लेके चल सकते हैं? इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। आप बच्चे को बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ करवाएं। एक टांग पे आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, अब देखें बच्चा एक टांग पे खड़ा हो पा रहा है या नहीं पा रहा। तो इस तरह के कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उन्हें स्पोर्ट्स के मैदान में लेके आएँ, वहाँ पे देखें बच्चा जो है वो उसे क्या इशू आ रहा है, ठीक है। एक इंडियन मूवी थी तारे ज़मीन पर, तो उसके अंदर इसी किस्म का एक जो है केस बयान किया गया। एक बच्चा है, उसकी तरफ अगर गेंद फेंकते हैं वो पकड़ ही नहीं पाता। रीज़न क्या है कि वो उसके साइज को और उसकी स्पीड को और वक्त को, तीनों को एट ए टाइम जज कर ही नहीं सकता। अब जब तक आप उसकी उस प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, उसके उस स्पीड की रफ्तार को और वक्त को, एक ही साइज को एक ही टाइम मैयर करने के लिए, तो तब तक उसे पढ़ाई में आप कुछ भी नहीं करवा पाएंगे। चौथी वजह क्या है सर? चौथी चीज होती है, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इंतहा के एक्टिव, इंतहा के शार्प। वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, वो एक जगह पे नहीं बैठ सकेंगे, वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। आप उन्हें जितना मर्जी कह लें, इंतहा के शरारती होंगे। वॉशरूम में गए, कभी ऊपर चढ़ गए, कभी नीचे चढ़ गए, आपने जो है वो ऑफिस में बिठा दिया, कभी टेबल के ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, तो वो एक जगह के ऊपर कभी टिक के बैठ नहीं सकते। हर लिहाज से वो एक्टिव होते हैं, लेकिन पढ़ाई के अंदर वो क्या है, जीरो। पढ़ाई उसे आप जो है वो आप नहीं उसे करवा सकते। एक्चुअल जो वजह आती है, इशू जो होता है, वो एक जगह के ऊपर अपना फोकस नहीं कर पाते। इसे जो कहते हैं ना बीमारी, ये इसे ना एक डिसऑर्डर कहते हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक नॉर्मल रूटीन की निस्बत ज्यादा एक्टिव होता है। अब हम तो ये समझ रहे हैं कि जितना बच्चा एक्टिव शरारतों में है, इसको इतना ही एक्टिव किस में होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। लेकिन वो पढ़ाई में उस हिसाब से आउटपुट नहीं निकाल पाता जितनी उसे निकालनी चाहिए। एक्चुअल इसके पीछे रीजन क्या है जी, वो फोकस ही नहीं कर पाता। देखिए ना, आपने उसे किताब दे दी, अब आपने किताब दी है कि ए फॉर एप्पल, अब देखें कि वो फोकस करेगा तो पढ़ेगा। अब ए फॉर एप्पल आप उसे इधर पढ़ा रहे हैं, उसकी किसी और चीज पर नजर पड़ेगी, वो एप्पल की तरफ नहीं, वो उस चीज की तरफ भागेगा जिस तरफ उसका अटेंशन हो रही। अब इसका क्या हल है? ऐसे बच्चों को भी आप नॉर्मल क्लास में एंगेज तो आप कर सकते हैं, वो आपका नुकसान करेगा, बाकी बच्चों को पढ़ाई में खलल डालेगा। इसका हल क्या है कि एक साजगार एनवायरनमेंट, एक सूटेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसा रूम उसके लिए क्रिएट किया जाए, डिजाइन किया जाए, जिसमें उसकी पसंद की चीजें ना हो। ये बात समझ रहे हैं, मैंने कहा पसंद की चीजें ना हो, क्योंकि अगर उसके पसंद की चीजें, खिलौने, टॉयज वहां पे मौजूद होंगे, तो आप उसे पढ़ाई की तरफ लेके नहीं आएंगे, शरारत की तरफ जाएगा, शरारत की तरफ जाएगा। आपने ऐसे फैक्टर्स जो है वो क्रिएट करने हैं कि जो उसकी अटेंशन कम से कम अपनी तरफ मबजूल करवाएं। अच्छा, इसमें और चीज दूसरी, सबसे फिर अगेन बड़ा रोल किसका है, टीचर का, कि ऐसे बच्चे के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट किए जाएं कि 5 मिनट पढ़ाई करनी है या 10 मिनट आपने पढ़ाई करनी है। 5-10 मिनट बच्चे ने जो सीख लिया, वेल एंड गुड, उसके बाद उसे फ्री छोड़ दें, जो उसने एक्टिविटी करनी है वो कर ले, उसके बाद अगेन 10 मिनट का कहाँ पे आ जाए, पढ़ाई की। बहुत अच्छा फार्मूला है सर, बहुत अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपने टारगेट सेट करना है कि मैं 10 मिनट में क्या पढ़ाना है। पहली चीज आपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट की, दूसरी चीज आपने वक्फों के साथ उसे जो है वो एक पढ़ाया, तीसरी चीज आप टारगेट सेट कर लें कि आपने उस बच्चे को इतने वक्त में ये करवाना है। छोटे छोटे टारगेट, ज्यादा बड़े नहीं। और सबसे ज्यादा कारगर फार्मूला जो हर वक्त मैं कहता हूँ, प्रेज एंड एप्रिसिएशन। बच्चा अगर एक कदम भी उठाता है ना, एक कदम भी, तो उसे आप 10 दफा उसकी जो है वो तारीफ करें, बेटा शानदार, तूने कमाल कर दिया, ये तो बड़ा कमाल, ये तो तू कर ही नहीं सकता था कोई बंदा, जो तूने कर दिया। अब आप बच्चे को ना ये कहेंगे ना, नॉर्मली एक क्लास में यहाँ पे बच्चा है, उसका मूड खराब है, वालिद ने कुछ कह दिया, वालदा ने कह दिया, ये वो रो के आया, उसे कह देना सिर्फ बड़े अच्छे लग रहे हो, तो आप देखेंगे उसके चेहरे के ऊपर जो है वो मुस्कुराहट होगी, वो मूड उसका फ्रेश हो गया। अब ये एक जुमले का कमाल है, सिर्फ एक जुमले का,
इस किस्म के बच्चे को लगातार अप्रिशिएट करें, बच्चा आपका नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा हसनैन भाई, आजकल रैट रेस लगी हुई है। वालिदैन स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल को और टीचर को ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को बस 1100 नंबर लेने हैं। वो पढ़ाई में अच्छा है नहीं है, उसका हाफजा है दुरुस्त है नहीं है, उसको चीज़ें याद होती हैं नहीं होती, वो होमवर्क बाकायदगी से करता है नहीं करता, वो क्लास में स्कूल में उसकी अटेंडेंस ठीक है या नहीं है, मगर वालिदैन का इसरार है कि इसके नंबर सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में ना मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रैट रेस के अंदर किसी का नुकसान नहीं होता। पर्सनैलिटी किसकी सप्रेस होती है? बच्चे की होती है। कन्फ्यूशियस एक फिलोसफर है, वो कहता है चूज अ जॉब दैट यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। कि किसी भी शख्स के लिए कोई काम का इंतखाब करना है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से और उस काम का इंतखाब करें जिसके साथ उसे मोहब्बत हो। अब नंबरिंग की जो रेस है वो एक इंग्लिश ज़बान की फ्रेज़ है, वी आर द विक्टिम ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड सेट हो गया कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो बच्चा ज़हीन है, वो बच्चा कामयाब है, और वालिदैन ने इस चीज़ को सोशल स्टेटस बना लिया। अगर मेरे बच्चे के 1100 नंबर होंगे तो मैं छाती चौड़ी करके बाजार के में गुजर सकूंगा और हर बंदे को बता सकूंगा इतना नंबर है। और अगर एक बच्चे के 750 नंबर है, उसके वालिदैन फील करते हैं, शेम फील करते हैं कि यार ये मेरा बच्चा तो जो है वो नाकाम हो गया। अब हमने स्टैंडर्ड अपने हिसाब से सेट कर लिया, हालांकि नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे का हो रहा है। बच्चा ना वालिदैन की ख्वाहिश को भी पूरी नहीं कर सकता, और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे 9th और 10th के बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदकुशियाँ FSC के बच्चे खुदकुशी कर। तो आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र और क्या समझ इख्तियार करनी चाहिए? सर मैं इसके बारे में जो कहूँगा ना वालिदैन को, वो एक नसीहत है। और एक बुक है वाई द A ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर द C ग्रेड स्टूडेंट्स, इंतहाई शानदार किताब है। उसमें ये बताया गया है कि जो मिडल मेडियोकर बच्चे होते हैं, मेडियोकर जहनियत के 60% वाले 70% वाले बच्चे, वो क्यों बिजनेसमैन बन जाते हैं, वो क्यों कामयाब हो जाते हैं, और वाई A ग्रेड स्टूडेंट जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं वो क्यों उनके अंडर काम करने पे मजबूर होते हैं। बहुत बड़ी बात कह गया। अब यहाँ पे बात समझे कि अब 10 साल के बाद, अब 10 साल पहले हमारा कामयाबी का मेयार नंबर है, 10 साल के बाद आपका कामयाबी का मेयार क्या होता है? आपकी इज्जत, आपका पैसा, आपका सोशल स्टेटस। और ये रिसर्च है कि वो बच्चे जो 60 to 70% होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं आगे जाके, रेदर देन दोज जो के मार्क्स में बहुत आगे जाते हैं। क्यों? वजह क्या है? कि उन्होंने मोटर स्किल्स पे काम ही नहीं किया होता, उन्होंने अपने सोशल स्टेटस पे, अपने सोशल लाइफ के ऊपर काम किया ही नहीं होता। सर वो काम करेंगे भी कब, कैसे काम करेंगे? कि एक बच्चा 8 घंटे स्कूल में पढ़ता है और वो 4 घंटे ट्यूशन पे जाकर लगाता है, और फिर वो स्कूल और ट्यूशन दोनों का काम करने के लिए 6 घंटे घर में पढ़ता है, तो उसके लिए सोशल लाइफ का कहाँ टाइम बचा? तो उसका वो IQ पे तो आपने काम कर लिया, लेकिन उसका AQ और SQ पे आपने काम नहीं किया। वो जो सोशल क्वोशंट है और जो एडवर्सली क्वोशंट जिसे आप कहते हैं, तो वो क्वोशंट जो कि एक क्रिटिकल प्रॉब्लम में, क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे को आगे लेके जाना जाता है, मुश्किल हालात का सामना करना सिखाता है, वो सोसाइटी से बच्चे ने सीखा। और आपका बच्चा नंबर्स की रेस में लगा हुआ है, उसके सोसाइटी की तरफ तवज्जो ही नहीं थी, अब वो बच्चा आगे जाके नाकाम है। अब इस बच्चे का एक और डिफेक्ट ये होता है कि जब ये एक दफ़ा गिरता है ना, फिर ये उठ नहीं पाता। सबसे मेन चीज़। अच्छा हसनैन साहब, मैं इख्तिताम की तरफ जाता हूँ, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। 2 बातें मैं आपसे मज़ीद पूछता हूँ। वो बच्चे जो पढ़ाकू तो हैं, नंबर भी ज़्यादा ले रहे हैं, मगर वो खेलों की तरफ, गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर उर्दू ज़बान की फ्रेज़ में कहते हैं कि एक सेहतमंद जो दिमाग होता है वो सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। खेलने सिर्फ इनामात लेने, रिवार्ड लेने का नाम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ ये हो गया कि हमने रैट रेस जैसे कि आपने कहा, उसमें लग के हमने स्पोर्ट्स की अहमियत को साइड पे कर दिया। अब पहले इसे कहा जाता था गैर निसाबी सरगर्मियाँ, पहले इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था खेलों के लिए। अब इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? हम निसाबी सरगर्मियाँ, कि निसाब का हिस्सा है। बड़ी बात।
जब आप खेलते हैं, जब आप कूदते हैं, आपकी मोटर स्किल्स पे काम होता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपकी फिटनेस अच्छी रहती है, आपका दिमाग जो है वो हेल्दी रहता है। और इसके अलावा जो आप इखलाकी सबक सीखते हैं, आप अपनी जीत को एंजॉय करना सीखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है। बिल्कुल स्पिरिट आप में पैदा होता है। आप हार को बर्दाश्त करना सीखते, सबसे बड़ी बात बड़ी बात, बड़ी बात। कि जब आप गिरते हैं, जब आपका मुखालिफ उसी ग्राउंड में आपसे जीता है, वाह वाह तो आपने उसे अप्रिशिएट करना जाके। वाह। तो ये कामयाबी का बहुत बड़ा जो है वो एक फैक्टर है जो आपकी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। अच्छा, इसके अलावा टीम बिल्डिंग सीखते हैं आप वाह वाह वाह। कि टीम लीडरशिप बिल्डिंग, क्वालिटी, हाँ लीडरशिप, टीम वर्क किस तरह आपने सीखना है, वो कहाँ से आप सीखते हैं? आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप में एक एबिलिटी कम है, आपके साथ वाले 3-4 बंदे जो हैं उनमें वो एबिलिटी ज़्यादा और आप वो गेम विन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ गई? टीम बिल्डिंग आ गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर एक और चीज़, एक और जो अहम चीज़ जो आप सीखते हैं कि आप में एबिलिटी की कमी है, आपको गेम अवेयरनेस से, गेम खेलने से ये चीज़ पता चलती है कि आपको कितनी मेहनत अभी दरकार है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाने के लिए, बेस्ट बनने के मैं लिए। समझ गया हूँ। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि खेलों से इंसानी जहन तेज होता है, बिल्कुल ठीक है, असहाब मजबूत होते हैं और आपके अंदर मुकाबला करने, जीतने की तमन्ना, आरजू पैदा होती है पैदा होती है। और आप खेलों के मैदान से बहुत कुछ सीख कर आते हैं। सर, आखिरी सवाल आज का, और जी चाहता है आपसे बहुत देर बातें की जाएं और हमारे पास वक्त महदूद होता है। आज का बच्चा मोबाइल में खो गया है, स्कूल में 5, 6, 7 घंटे लगा के आता है और फिर घर में आते ही माँ का मोबाइल उठाता है। बल्कि अब तो मैंने ये भी देखा कई घरों में वो छोटे बच्चे के लिए एक अलग से 1,00,000 1,50,000 रुपए का मोबाइल लेके रख देते हैं कि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो क्या इससे तालीम के हसूल में दुश्वारी या रुकावट का सामना नहीं होता? सर, मैं इसको ना पसे मंज़र से खींच के इसको बयान करना चाहूँगा। यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ा ना, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, टैब क्लासेस के अंदर जो है वो लगा दिए, नस्ब कर दिया गया कि तमाम बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे? लैपटॉप्स पे। लेकिन अब ये रिसेंटली पिछले साल की रिसर्च है, जापान और बाकी वो ममालिक जो पढ़ाई में बहुत आगे हैं, उन्होंने टैब्स वगैरह पे स्कूल से पाबंदी लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ख़त्म करना शुरू कर दिया। रीज़न क्या है? अब 10 साल के बाद या 15 साल के बाद उनके सोसाइटी के अंदर एक कह लें कि गैप आ गया। वो बच्चे जो टैब्स के ऊपर पढ़े हैं उनकी राइटिंग स्किल्स ख़त्म हो गई, उनके वो लॉजिस्टिक्स के, वो जो मैथ्स के प्रॉब्लम हल करने की सलाहियत थी वो क्या हो गई? बताओ, वो खत्म हो गई। जहन जो है वो क्या हो गया? वो सुस्त हो गया। अब वहां पे ये फैसला किया गया कि इस चीज को क्या कर दें, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो। और वो मैंने वहाँ देखा, मैंने एक रिपोर्ट देखी वॉइस ऑफ अमेरिका में, उससे बच्चों को फिर से किताब दी, फिर से किताब की तरफ वो 12 साल की उम्र में, 13 साल में किताब को देखकर ताज्जुब और हैरत का, खुशी का इजहार कर रहे थे कि अच्छा ये बुक होती है तो पढ़ने के लिए दी आ रही है। तो मेरा ये सवाल है कि बच्चों ने जो मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो तालीम के हसूल में रुकावट नहीं बन गई, बिगाड़ की तरफ नहीं चले गए? सर, बुनियादी तौर के ऊपर उसे पैदा तो इसीलिए किया गया था कि तालीम की तरफ राग़ब किया जाए। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, कि जब आप एक मोबाइल फ़ोन एक छोटे बच्चे को देते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। इज़ डेंजरस। ये आपने मज़ीद वजाहत कर दी इस चीज़ की कि अब हमने उस चीज़ को उस लेवल तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जहाँ पे वो हमारे लिए ख़तरा बनना शुरू हो गया। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक है। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, ये हमारी माशरती नाहमवारी में अपना किरदार अदा कर रहा है। बच्चे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, तामीर की जगह तखरीब की तरफ जा रहे हैं। बच्चों में जो ज़िद आ रही है, फिर ज़िद आ रही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ख़वातीन व हज़रात, ये थे हसनैन रियाज, ये हर हफ्ते मुल्तान तशरीफ़ लाते हैं, ये यहाँ एमफिल कर रहे हैं और CSS करने का इरादा रखते हैं। हम इनके साथ इस तरह की 20 नशिस्तों का एहतमाम करेंगे, इन्हें यहाँ इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के स्टूडियो में बुलाते रहेंगे। आज हमने बच्चों पर, तालीम पर और बच्चों की हम निसाबी सरगर्मियों पर, बच्चों के कसरत से मोबाइल के इस्तेमाल पर इनसे सवालात किए और बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हम इस तरह की और भी बहुत सारी जो गुफ्तगू और अहवाल हमारे मेहमानों के साथ होंगे आपके सामने पेश करते रहेंगे। नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।